दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित विभिन्न राज्यों की कला विषय के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो प्रस्तुत है 30 प्रश्नों की व्याख्या सहित नई श्रृंखला सुपर 30। और उम्मीद है कि आपकी कला विषय की तैयारी को आसान बनाएगी यह श्रृंखला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कला विषय से संबंधित नए वीडियो लगातार मिलते रहें। तो फिर चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी चित्र में हल्के और गहरे रंगों का संतुलन हो तो वह दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कंट्रास्ट। चित्रकला में जब हल्के और गहरे रंगों का प्रभावी ढंग से संतुलन होता है तो वह मुख्य रूप से कंट्रास्ट को दर्शाता है। हल्के और गहरे रंगों का उपयोग करके कलाकार वस्तुओं को अलग कर सकता है, गहराई और आयाम पैदा कर सकता है और चित्र के विभिन्न हिस्सों पर जोर दे सकता है। अगला प्रश्न है कि कोलाज बनाने में मुख्यतः क्या उपयोग होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कागज की कटिंग की जाती है। कोलाज एक कला की ऐसी तकनीक है जिसमें विभिन्न सामग्रियों के टुकड़ों को एक सतह पर चिपकाकर एक नई रचना बनाई जाती है। इसमें सबसे प्रमुख और परंपरागत रूप से उपयोग की जाने वाली जो सामग्री है वो तस्वीरों और विभिन्न कागजी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोड़ों और धारदार रेखाओं का प्रयोग किस प्रभाव के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, हिंसा या तीव्रता दिखाने के लिए। कला में विभिन्न प्रकार की रेखाएं अलग अलग भावनात्मक और दृश्य प्रभाव उत्पन्न करती हैं। कोणों और धारदार रेखाओं का प्रयोग अक्सर हिंसा या तीव्रता के प्रभाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये टकराव, बेचैनी, आक्रामकता या अशांति का आभास देती हैं। अगला प्रश्न है कि रेखा को चित्रकला में सबसे पहले किसने प्राथमिक तत्व माना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाल क्ले ने। पाल क्ले एक स्विस जर्मन कलाकार थे जो अपने समय के सबसे मौलिक कलाकारों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने कला के मूलभूत सिद्धांतों और तत्वों पर गहराई से विचार किया। क्ले ने रेखा को चित्रकला का प्राथमिक और सबसे बुनियादी तत्व माना। उनका मानना था कि रेखा ही एक वह पहला माध्यम है जिससे कलाकार अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करता है और यह चित्रकला के निर्माण का शुरुआती बिंदु है। अगला प्रश्न है, संयोजन का तात्पर्य होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, चित्र के सभी तत्वों का सुसंगत प्रयोग। चित्र के सभी तत्वों का सुसंगत प्रयोग संयोजन चित्रकला में एक मौलिक सिद्धांत है जो किसी कलाकृति के सभी दृश्य तत्वों जैसे कि रेखाएं, आकार, रंग, बनावट, प्रकाश, छाया को एक सामंजस्यपूर्ण और एकीकृत तरीके से व्यवस्थित करने को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, नेगेटिव स्पेस का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुख्य विषय को स्पष्ट उभारने के लिए। नेगेटिव स्पेस कला में उस खाली या पृष्ठभूमि वाले क्षेत्र को संदर्भित करता है जो चित्र में मुख्य विषय या आकृति को घेरे हुए होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से मुख्य विषय को स्पष्ट रूप से उभारने और उसे परिभाषित करने के उद्देश्य से किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था भारत में समकालीन कला को प्रोत्साहन देती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी भारत में समकालीन कला को प्रोत्साहन देने वाली एक प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना 1954 में भारत सरकार द्वारा दृश्य कलाओं के क्षेत्र में कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने और प्रदर्शनियों का आयोजन करने, कलाकारों को सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय कला को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से की गई थी। अगला प्रश्न है, कला समीक्षा में शैली का विश्लेषण किस पहलू से होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रस्तुत तत्वों के संयोजन और रूपांतरणों से। कला समीक्षा में शैली का विश्लेषण मुख्य रूप से प्रमुख तत्वों के संयोजन और रूपांतरण से होता है। शैली किसी कलाकार, आंदोलन या युग की विशिष्ट दृश्य भाषा को संदर्भित करती है जो विषय वस्तु के चुनाव, रंगों के उपयोग, रेखाओं, आकारों, बनावट और रचना के तरीके से पहचानी जाती है। अगला प्रश्न है कि समकालीन भारतीय कलाकार सुधांशु सारंगी किस माध्यम के लिए प्रसिद्ध हैं।
तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, इंस्टॉलेशन आर्ट। समकालीन भारतीय कलाकार सुधांशु सारंगी इंस्टॉलेशन आर्ट के लिए प्रसिद्ध हैं। इंस्टॉलेशन आर्ट एक कला के रूप में और जहां कलाकार एक विशेष स्थान या गैलरी के लिए बड़े पैमाने पर अक्सर त्रिविमीय कलाकृति बनाता है। यह अक्सर दर्शकों को कलाकृति के साथ बातचीत करने या उसके भीतर प्रवेश करने का अनुभव प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र का मूल उद्देश्य होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कला में सौंदर्य अनुभव का विश्लेषण। सौंदर्य शास्त्र का मूल उद्देश्य कला में सौंदर्य अनुभव का विश्लेषण करना होता है। यह दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो सौंदर्य, कला और स्वाद की प्रकृति का अध्ययन करती है। इसमें कलाकृति को देखने, समझने और महसूस करने के तरीके, सौंदर्य के मानदंड, कला के मूल्य और उसके भावनात्मक व बौद्धिक प्रभाव का गहन विश्लेषण शामिल होता है। अगला प्रश्न है, कला आलोचना का प्रमुख कार्य है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कला की समझ बढ़ाना व विश्लेषण करना। कला आलोचना का मुख्य कार्य कला की समझ बढ़ाना व उसका विश्लेषण करना है। कला आलोचक किसी कलाकृति, कलाकार या कला आंदोलन का गहन अध्ययन करते हैं, उसके ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और सौंदर्य संबंधी पहलुओं का विश्लेषण करते हैं। इसका उद्देश्य दर्शकों को कला को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना, कलाकृतियों के महत्व पर प्रकाश डालना और कला के संवाद में योगदान देना होता है। अगला प्रश्न है, वारली चित्रकला के प्रमुख रंग और माध्यम क्या हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सफेद रंग, दीवार की मिट्टी की सतह। वारली चित्रकला के प्रमुख रंग और माध्यम सफेद रंग और दीवार की मिट्टी की सतह है। यह महाराष्ट्र की एक आदिवासी कला है जिसमें कलाकार मिट्टी की दीवारों को गोबर और लाल गेरू से लीप कर तैयार करते हैं और फिर चावल के आटे के सफ़ेद घोल से यानी सफ़ेद रंग का उपयोग करके चित्र बनाते हैं। इन चित्रों में ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करके दैनिक जीवन के तमाम चित्र बनाते हैं और फिर त्योहारों, कृषि और सामुदायिक गतिविधियों को अपने चित्रांकन में शामिल करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी शिल्प में तांबा, जस्ता व रजत का प्रयोग हो तथा उस पर नक्काशी की जाए तो वह किस शैली का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बिदरी कार्य। बिदरी कार्य कर्नाटक के बीदर शहर से उत्पन्न एक विशिष्ट धातु शिल्प है। इसकी विशेषता काले रंग की धातु की सतह पर चांदी के तार से की गई बारीक नक्काशी या जड़ाई का काम है। इसमें मुख्य रूप से जस्ता और तांबे के मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, जिसे काला किया जाता है और फिर उस पर चांदी से डिजाइन बनाई जाती है जो उसके काले पृष्ठभूमि पर चमक कर उभरती है। अगला प्रश्न है, जनजातीय कला को शास्त्रीय कला से भिन्न किस आधार पर समझा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, शास्त्र आधारिता और परंपरा आधारिता। शास्त्रीय कलाएं अक्सर लिखित शास्त्रों, नियमों और कठोर अकादमिक परंपराओं पर आधारित होती हैं, जबकि जनजातीय कलाएं मौखिक परंपराओं, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित कौशल और स्थानीय रीति रिवाजों से गहराई से जुड़ी होती हैं। जनजातीय कलाएं अक्सर समुदाय के दैनिक जीवन, अनुष्ठानों और विश्वासों का सहज प्रतिबिंब होती हैं, जिनमें शास्त्रीय कला के समान औपचारिक नियम या व्यावसायिक उद्देश्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक चित्र में सांप, जलधारा, स्त्री आकृति और फूल प्रतीकों के रूप में प्रयुक्त हों तो वह किस शैली से संबंधित हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मंजूषा। यदि किसी चित्र में सांप, जलधारा, स्त्री आकृति और फूल प्रतीकों के रूप में प्रयुक्त हो तो वह मंजूषा शैली से संबंधित हो सकता है। मंजूषा कला बिहार के भागलपुर क्षेत्र की एक लोक कला है जिसे अंगिका कला भी कहा जाता है। यह बिहुला विषधारी लोक कथा से जुड़ी है जिसे सर्प देवी या विषहरी की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, कला आलोचना में विवेचनात्मक विश्लेषण का प्रयोग कब किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जब सामाजिक, ऐतिहासिक और तकनीकी पक्षों को समझना हो। विवेचनात्मक विश्लेषण कलाकृति को सिर्फ उसके सौंदर्य या तकनीकी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसके व्यापक संदर्भों को भी देखता है। इसमें यह जांचना शामिल है कि कलाकृति अपने समय के सामाजिक, राजनीतिक माहौल, ऐतिहासिक घटनाओं और सांस्कृतिक विश्वासों को कैसे दर्शाती है।
या उन पर टिप्पणी कैसे करती है। यह कलाकार के इरादों, माध्यम के चुनाव, तकनीकी निष्पादन के पीछे के तर्कों को समझने का प्रयास करता है, जिससे कलाकृति की एक समग्र और गहरी समझ विकसित होती है। अगला प्रश्न है, जब चित्रकला में रेखाएं, रंग और बनावट संयोजन में प्रयुक्त हो तो वह कला कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिश्रित माध्यम। जब चित्रकला में रेखाएं, रंग और बनावट एक साथ संयोजन में प्रयुक्त होते हैं तो इसे मिश्रित माध्यम कहा जाता है। यह एक ऐसी कला शैली है जहां कलाकार अपनी रचना में विभिन्न सामग्रियों और तकनीकों का उपयोग करता है। इसमें केवल पेंटिंग ही नहीं बल्कि कोलाज, टेक्सटाइल, फोटोग्राफी या अन्य वस्तुओं को भी शामिल किया जा सकता है, जो सतह पर त्रिआयामी प्रभाव या अनूठी बनावट प्रदान करते हैं। यह पारंपरिक चित्रकला से अलग है, जो मुख्य रूप से एक ही माध्यम पर केंद्रित होती है। अगला प्रश्न है, व्यू फाइंडर का उपयोग किस लिए होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विषय की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए। कला के संदर्भ में व्यू फाइंडर एक छोटा उपकरण या एक साधारण फ्रेम होता है जिसे कलाकार अपनी आंखों के सामने रखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह देखना कि एक बड़ी विस्तृत दृश्य में कौन सा हिस्सा उनके कैनवस या पेपर पर सबसे प्रभावी लगेगा। यह उपकरण कलाकार को रचना को फ्रेम करने में मदद करता है, अनावश्यक विवरणों को बाहर करता है और केवल उस हिस्से पर ध्यान केंद्रित करता है जिससे वे चित्रित करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, कलात्मक अभिव्यक्ति में मुख्यतः क्या महत्वपूर्ण होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत अनुभूति व शैली। कलात्मक अभिव्यक्ति कलाकार के आंतरिक विचारों, भावनाओं, अनुभवों और दृष्टिकोणों को दृश्य रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। यह कलाकार की अनूठी पहचान और रचनात्मकता को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, शेडिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रकाश व छाया का प्रभाव दिखाना। शेडिंग का प्रमुख उद्देश्य प्रकाश व छाया का प्रभाव दिखाना है। शेडिंग एक ड्राइंग तकनीक है जिसमें पेंसिल, चारकोल या अन्य माध्यमों का उपयोग करके विभिन्न टोनल मान बनाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य है वस्तु को स्पष्ट दिखाने के बजाय उसमें आयतन, गहराई और त्रिआयामिता का भ्रम पैदा करना है। कलाकार शेडिंग का उपयोग यह दिखाने के लिए करते हैं कि प्रकाश किसी वस्तु पर कैसे पड़ता है, उसके कारण कौन से क्षेत्र प्रकाशित होते हैं और कौन से छाया में रहते हैं। अगला प्रश्न है, किस मंदिर में नटराज की कांस्य प्रतिमा की श्रेष्ठ कृति मिलती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, चिदम्बरम मंदिर। तमिलनाडु में स्थित चिदम्बरम मंदिर में भगवान शिव की नटराज की प्रतिमा मौजूद है, जो ब्रह्मांडी नर्तक के रूप में शिव को प्रतिष्ठित करती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैली प्राचीन भारतीय चित्रकला की स्कूल ऑफ म्यूरल्स के अंतर्गत आती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अजंता। अजंता की चित्रकलाएं, जो कि 2000 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी तक की हैं, बौद्ध धर्म के जीवन और जातक कथाओं को दर्शाती हैं। ये भित्ति चित्र प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके बनाए गए हैं और अपनी कलात्मकता, विस्तार और भावुकता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, पट्टचित्र शैली संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उड़ीसा से। पट्टचित्र शैली जो है वो उड़ीसा की एक प्राचीन पारंपरिक कपड़ा आधारित स्क्रॉल चित्रकला शैली है। पट्ट का अर्थ है कपड़ा और चित्र का अर्थ है पेंटिंग। ये चित्रकलाएं मुख्य रूप से धार्मिक विषयों पर आधारित होती हैं, जिनमें भगवान जगन्नाथ, कृष्ण लीला और हिंदू देवी देवताओं के प्रमुख चित्र बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गंधार शैली की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रीको रोमन प्रभाव वाली बुद्ध मूर्तियां। गंधार शैली जो कि कुषाण काल में वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में विकसित हुई, इस शैली की सबसे प्रमुख विशेषता बुद्ध की मानवीय मूर्तियों का निर्माण था, जिनमें ग्रीको रोमन मूर्तिकला के प्रभाव स्पष्ट दिखते हैं। बुद्ध को अक्सर लहरदार बाल, यूनानी वस्त्रों और यथार्थवादी शारीरिक विशेषताओं के साथ दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में हम्पी की विजयनगर शैली देखी जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक।
हम्पी जो वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थित है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर शैली की वास्तुकला और कला हम्पी के खंडहरों में स्पष्ट रूप से आज भी देखी जा सकती है। यह शैली अपनी भव्यता, जटिल नक्काशीदार मंदिरों, मंडपों और विशाल गोपुरम के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, देवगढ़ मंदिर किस काल के वास्तुकला को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुप्त काल। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल की वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह भारत के सबसे पुराने ज्ञात पत्थरों से बने मंदिरों में से एक है और नागर शैली के प्रारंभिक चरणों को दर्शाता है, जिसमें एक ऊंचा शिखर और सुंदर नक्काशीदार पैनल है। मंदिर में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों, विशेषकर दशावतार को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, नटराज की मूर्ति किस देवता का प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिव। नटराज की मूर्ति भगवान शिव के तांडव नृत्य का प्रतिनिधित्व करती है, जो ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विनाश की उनके लौकिक नृत्य का प्रतीक है। यह मूर्ति शिव को एक नर्तक के रूप में दर्शाती है, जिसमें उनके चारों ओर अग्नि का एक वृत्त होता है, जो ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति को दर्शाता है। उनके एक हाथ में डमरू है, जो सृष्टि का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में अग्नि है, जो विनाश का प्रतीक है। जबकि एक हाथ अभय मुद्रा में होता है और दूसरा उनके उठाए हुए पैर की ओर इशारा करता है, जो मोक्ष का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, भरूच और सांची की कलात्मकता किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध स्तूप सज्जा से। भरूच और सांची दोनों प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल हैं, जो अपने भव्य स्तूपों और उन पर की गई विस्तृत नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। इन स्तूपों की वेदिकाओं यानी कि रेलिंग जो होती है उन्हें, और साथ में उसके तोरण द्वार पर भगवान बुद्ध की जीवन से जुड़ी घटनाओं को, जातक कथाओं को अंकित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कोणार्क में। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है और यह भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। 13वीं शताब्दी के पूर्वी गंग राजाओं के राजा नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इसकी वास्तुकला एक विशाल रथ के समान है, जिसमें 24 विशाल पहिए हैं और इसे 7 घोड़ों के द्वारा खींचा जा रहा है। अगला प्रश्न है, अमरावती शैली संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिण भारत की बौद्ध मूर्तिकला से। अमरावती शैली, जिसे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन दक्षिण भारत में विकसित एक महत्वपूर्ण कला शैली थी। यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी घाटी क्षेत्र में, विशेषकर अमरावती और नागार्जुन कोंडा जैसे स्थलों पर पनपी। यह शैली सातवाहन राजवंश के संरक्षण में फली फूली और विशेषतः बौद्ध विषयों, बौद्ध मूर्तियों और जातक कथाओं का सजीव व गतिशील चित्रण किया गया। अमरावती मूर्तियों में अक्सर एक विशिष्ट कोमलता और गतिशीलता दिखाई देती है, जो इन्हें अन्य शैलियों से अलग करती है।